हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायो विजार्ड विद दिलीप सर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आज हम सबसे बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में ईजी से, है ना, बिल्कुल ईजी में समझेंगे कि कैसे oogenesis होता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि oogenesis का मतलब ओवम का डेवलपमेंट, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आज बारी है oogenesis की। स्टूडेंट्स, oogenesis जो है, जिसमें ओवम का डेवलपमेंट होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसलिए ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं जिसको हम लोग को बारीकी से समझना पड़ता है, तब जा कर के हम oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा और जो सामने आपको पीपीटी दिख रहा है उस पर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। तो आपको सामने जो दिख रहा है ये ओवरी दिख रहा है। ये इतना बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ये और कुछ नहीं है, ओवरी है, जो कि ह्यूमन फीमेल में वन पेयर में पाए जाते हैं। और इसी ओवरी में ही क्या बनता है स्टूडेंट्स, इसी ओवरी में ही, है ना, कई सारे ओगोनिया बनते हैं जो कि फाइनली जा कर के एक ओवम को बनाता है। ये ओवम वही ओवम है जिससे स्पर्म फर्टिलाइज करता है और फिर पूरे के पूरे ह्यूमन बेबी का जन्म होता है। तो सबसे पहले हम ओवरी को देख लेते हैं। ओवरी में जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 लेयर पाया जाता है। बाहर का लेयर देखिए, जहाँ मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, ये इस बाहर के लेयर को, ओवरी के बाहर के लेयर को कहा जाता है जर्माइनल एपिथेलियम। ओके, जर्माइनल एपिथेलियम जो कि क्यूबाइडल होता है, और उसके अंदर के लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना स्टूडेंट्स। देखिए, इस बाहर के लेयर को क्या कहा जाता है, जर्माइनल एपिथेलियम, और जर्माइनल एपिथेलियम के ठीक नीचे जो पाया जाता है उसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि 2 लेयर पाए जाते हैं ओवरी में। अब बात करते हैं कि ओवरी के अंदर के स्ट्रक्चर का। ओवरी के अंदर ये आपको जितना भी जो कुछ भी दिख रहा है ना, इस ओवरी के अंदर के पार्ट को एक नाम दिया गया जिसे कहा गया अस्ट्रोमा। और इस अस्ट्रोमा में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, ब्लड वेसल्स, लिम्स, है ना, और जो भी आपको दिख रहा है ये फॉलिकल्स वगैरह, ये सारे अस्ट्रोमा में हैं। लेकिन अस्ट्रोमा को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या? तो एक होता है मेड्यूला और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। तो बीच वाला ये जो सेंटर पार्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको मेड्यूला बोला जाता है। और ये पेरीफेरी वाला पार्ट है, ओवरी के पेरीफेरी वाले पार्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कॉर्टेक्स, है ना। तो कॉर्टेक्स में ही ये सारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स में ही ये सारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे, क्योंकि बिना फॉलिकुलर डेवलपमेंट के हम लोग oogenesis को नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे फिर। स्टूडेंट्स, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो उगोनिया है, ये जो उगोनिया अभी आप देखने वाले हैं जो बनेगा उगोनिया, ये उगोनिया कब बनता है? जैसा कि हम लोग को पता है कि स्पर्म जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है मेल बनना, परंतु ये जो उगोनिया है, ये जो उगोनिया फीमेल में है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे बनना स्टार्ट नहीं होता है। इसका डेवलपमेंट वो फीमेल जब अपने माँ के गर्भ में होती है और 2nd मंथ ऑफ गैस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, तो 2nd मंथ में ही स्टार्ट हो जाता है उस उगोनिया का बनना। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी अजीबोगरीब बात है कि ह्यूमन में स्पर्म प्यूबर्टी के टाइम पे बनता है 13 साल की उम्र में, लेकिन फीमेल में वही उगोनिया जब वो फीमेल अपनी माँ के गर्भ में थी और 2nd मंथ में थी, जैसा कि 9 मंथ होता है प्रेगनेंसी के, तो 2nd मंथ में थी, उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है उगोनिया का बनने का। तकरीबन स्टूडेंट्स 6 से 7, है ना, 6 से 7 मिलियन उगोनिया बनते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? 6 से 7 मिलियन उगोनिया बनते हैं माइटोसिस होकर के, 6 से 7 मिलियन। और फाइनली उसके बाद अभी हम लोग एक एक करके ये भी पढ़ने वाले हैं कि 6 से 7 मिलियन उगोनिया बनते तो हैं किसमें? ह्यूमन फीमेल के ओवरी में, परंतु उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन उगोनिया ही बचते हैं, जो कि जब वो फीमेल जन्म लेती है अपने माँ के गर्भ से, जब डिलीवरी होता है उस फीमेल का, तो ड्यूरिंग बर्थ सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन उगोनिया ही बच पाते हैं। और इतना ही नहीं है स्टूडेंट्स, यही 2 मिलियन उगोनिया जो बच रहे हैं ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पर उस फीमेल में, प्यूबर्टी तक आते आते, यानी कि 13 से 14 एज आते आते, जो उगोनिया होता है वो घट करके 60 से 80 हज़ार हो जाता है।
तो आप लोग देख रहे होंगे कहाँ 60 से 70,000 उगोनिया बना था, और कहाँ प्यूबर्टी तक आते आते ह्यूमन फीमेल के ओवरी में सिर्फ और सिर्फ 60 से 70,000 उगोनिया ही बच पाते हैं स्टूडेंट्स। और उसमें से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एक उगोनिया निकलते हैं, है ना स्टूडेंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एक उगोनिया अल्टरनेट निकलते रहता है, एक मंथ में लेफ्ट ओवरी से तो सेकेंड मंथ में राइट ओवरी से, है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए यहाँ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इस टॉपिक का नाम है oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो ये क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी कि ओवम का डेवलपमेंट जो होता है उगोनिया से, और साथ ही साथ फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है, ये सब साथ ही साथ चलते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हैं। आप अकेले से oogenesis नहीं पढ़ सकते, आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी फॉलिक्यूल्स में ही उगोनिया पाए जाते हैं, है ना। इसी फॉलिक्यूल में ही उगोनिया होते हैं जो कि फाइनली प्राइमरी oocyte बनते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte बनते हैं। ओके हाँ स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बोला था कि oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि जो उगोनिया है वही फाइनली प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है ना। और यही सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम पे निकलता है स्टूडेंट्स। और ये उगोनिया जो हैं, ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये किसके अंदर होते हैं? तो ये फॉलिक्यूल्स के अंदर में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखने वाले हैं। फॉलिकुलर डेवलपमेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि जो उगोनिया होता है, तो इस उगोनिया के चारों ओर, ठीक है, इस उगोनिया के चारों ओर छोटे छोटे ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो उसे क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स कहते हैं। यही प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इमेज में देखिए, एक आपको अंदर जो दिख रहा है वो प्राइमरी oocyte है ना। उगोनिया ही डिफ्रेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte बनता है, और उसके चारों ओर छोटे छोटे, आपको देखिए इस प्रकार से कुछ है, ये आपका हो जाता है उगोनिया, ठीक है। और इसके चारों ओर, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ इसको, और इसके चारों ओर छोटे 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 ग्रेनुलोसा सेल्स, है ना स्टूडेंट्स, ग्रेनुलोसा सेल्स पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्रेनुलोसा सेल्स पाए जाते हैं, है ना। इसे ही प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि सिंपल सा, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है प्रीमोर्डियल फॉलिकल का, कुछ भी नहीं है ना स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स है कि बहुत सिंपल है कि प्राइमरी oocyte है और उसके चारों ओर क्या होता है, उसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स पाए जाते हैं। और बहुत सारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, बहुत सारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं फाइनली कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में, है ना। क्या कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये फॉलिकुलर का डेवलपमेंट है कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर टर्सरी फॉलिकल है, और फिर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल है। और ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर होता है तब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को, मेरा नोट्स भी इसमें है ना, अच्छे से बारीकी से समझेंगे वन बाय वन। तो जैसा कि देख लिया हम लोगों ने कि टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, है ना स्टूडेंट, इन तीनों में प्राइमरी oocyte पाया जाता है। ध्यान में रख लीजिए आप लोग, आगे समझने में ईजी होगा। प्रीमोर्डियल फॉलिकल, है ना, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं? प्राइमरी oocyte पाए जाते हैं। वहीं पर टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte पाए जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। तो अब तक में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं उगोनिया जो है वो फॉलिक्यूल्स के अंदर है। उगोनिया में भी डेवलपमेंट चल रहा होता है, oogenesis भी हो रहा होता है, और साथ ही साथ फॉलिकुलोजेनेसिस भी हो रहा होता है, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। एक बार क्विक बताएं तो फटाक से बताते हैं, एक बार क्विक से, है ना, कि जो उगोनिया होते हैं, बहुत सारे उगोनिया होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उगोनिया होते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, बर्थ से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल के बर्थ से पहले ये स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत सारे उगोनिया
प्राइमरी ओसाइट में बदलते हैं, फिर वो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में बदलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये जो ओगोनिया है या ये जो प्राइमरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट है, ये अकेले नहीं है, ये किसके अंदर है? फॉलिक्यूल्स के अंदर है। किस फॉलिक्यूल्स के अंदर? तो प्रीमोडियल फॉलिक्यूल्स के अंदर है। प्रीमोडियल फॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी फॉलिकल में। फिर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में आपका प्राइमरी ओसाइट पाया जाएगा, वहीं पे टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल में आपका क्या पाया जाएगा? सेकेंडरी ओसाइट पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल देखिए। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है ना? क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है, जो कि हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब उसका सर्ज आता है चौथे दिन 14th डे पे, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ओव्यूलेशन में जब सर्च होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो आपका ये क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट, देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है ना? ये सेकेंडरी ओसाइट ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, इसे ही कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओव्यूलेशन। और देखिए फिर यहाँ पे ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का जो पार्ट था, जिससे ये आपका ओवम निकल चुका है, या ओवम या फिर सेकेंडरी ओसाइट इसको कह सकते हैं, है ना? ये निकल चुका है। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था ग्राफियन फॉलिकल का, जो रिमेनिंग पार्ट था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान देने की बात है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो आपको ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये कॉर्पस ल्यूटियम है स्टूडेंट्स। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना करता है। क्या करता है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। कॉर्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है, जैसे हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, फिर एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है, और यहाँ तक कि इनहिबिन को भी रिलीज करता है। ये सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम में एक ल्यूटिन प्रोटीन नाम का है ना, ल्यूटिन प्रोटीन इकट्ठा होने लगता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन जो पार्ट होता है वो होता है, क्या होता है? वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। और यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा होता है लगातार, जिसके वजह से यूट्रस में इंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक होते रहती है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि फाइनली जब फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट का निर्माण होगा, तो ये जायगोट जाकर के इम्प्लांट कहाँ होगा? यूट्रस में होगा। तो यूट्रस में भी तो प्रिपरेशन होना चाहिए। तो इस यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन, ये कहाँ से आ रहा है? तो यही कॉर्पस ल्यूटियम से ही आ रहा है स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग? वही मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स यही कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट हो जाता है, यही जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जैसे ही कम होता है, तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है वो सारा क्या होता है? टूट जाता है, और टूट करके फ्लो से बाहर निकल जाता है। किसके साथ? सेकेंडरी ओसाइट के साथ, है ना? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब। इसी को तो मेंसेस कहते हैं, इसी को तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यही मेंटेन करके रखता है बॉडी में, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? मेंटेन रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सपोज अगर स्पर्म नहीं आया, है ना, अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली आपका कॉर्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये कॉर्पस अल्बिकेंस वाइट बॉडी होता है ना? सिंपल सा डिजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को ही कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था फॉलिकुलोजेनेसिस। अभी आगे चलिए अपने नोट्स में देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं फिर से। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से देखते हैं मेरे नोट्स के थ्रू कि oogenesis और फॉलिकुलोजेनेसिस एक साथ कैसे कैसे चलता है ना? अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, बस आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, फिर ये टॉपिक आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना? तो देखिए ये मेरा नोट्स है ना? थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, कहीं कहीं आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आप मेरी बातों को सुनते रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जो पिछला फिगर देखे थे यही मेरा नोट्स में है, इसको फिर से एक बार क्विक बताता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ह्यूमन फीमेल में
जो oogenesis होता है, oogenesis जो होता है ये कब स्टार्ट होता है? तो जब वो फीमेल अपने माँ के गर्भ में होती है और सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड होता है, तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है। कई सारे ओगोनिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन आप देखिए 6 है ना, सेकेंड मंथ में स्टार्ट हो जाता है और फिफ्थ मंथ में आते आते तकरीबन 6 से 7 मिलियंस ओगोनिया ह्यूमन फीमेल के ओवरी में बन जाते हैं, 6 से 7 मिलियन। और जब उस फीमेल का जन्म होता है तो ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे 6 से 7 मिलियन ओगोनिया से घट करके 2 मिलियन आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, कपल ऑफ मिलियन, है ना, कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया रहते हैं ड्यूरिंग बर्थ ऑफ फीमेल। तो उसमें ड्यूरिंग बर्थ ऑफ फीमेल में कितने ओगोनिया पाए जाते हैं? कपल ऑफ मिलियन, यानी कि 2 मिलियंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 6 to 8 वीक ओगोनिया माइटोसिस करके लगातार ओगोनिया बना रहे होते हैं, है ना। जो ओगोनिया होता है, ओगोनियम, वो लगातार बहुत सारे ओगोनिया बना रहे होते हैं। ओगोनिया है ना, ओगोनियम बनाता है ओगोनिया को। ओगोनियम क्या है? सिंगुलर वर्ड, और ओगोनिया क्या है? प्लूरल वर्ड। तो एक ओगोनिया से बहुत सारे ओगोनिया बन रहे होते हैं माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। और तकरीबन फिफ्थ मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल के ओवरी में 6 से 7 मिलियन हो जाते हैं क्या? ओगोनिया। और वही फिर ड्यूरिंग बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्रीमोडियल फॉलिकल्स, है ना, प्रीमोडियल फॉलिकल बोले या फिर ओगोनिया बोले, कितने बचते हैं स्टूडेंट्स? 2 मिलियंस बचते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर प्यूबर्टी आते आते तक ह्यूमन फीमेल का जब बर्थ हुआ उस टाइम पे उसके ओवरी में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख ओगोनिया थे। परंतु प्यूबर्टी के टाइम आते आते तक देखिए आप स्टूडेंट्स कितना बच गया उसके है ना, उसके ओवरी में 60,000 से लेकर के 80,000 ओगोनिया बच गया सिर्फ, है ना। 60,000 से लेकर के 80,000 ओगोनिया बच गया। यही ओगोनिया क्या है? तो ओगोनिया, है ना, यही 60 से 80,000 जो प्रीमोडियल फॉलिकल है ओगोनिया, है ना। ओगोनिया क्या है? तो सिंपल सा समझिए कि ये ओगोनिया जो है वो फॉलिकल के अंदर पाया जाता है। फॉलिक्यूल का भी अलग अलग स्टेज पाया जाता है और ओगोनिया का भी अलग अलग स्टेज पाया जाता है। ओगोनिया प्राइमरी oocyte में और फिर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, और फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्रीमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में बनते हैं। तो देखिए आपको पहले फॉलिकल का मैं बताता हूँ। तो देखिए प्रीमोडियल फॉलिकल है, प्रीमोडियल फॉलिकल फाइनली कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, है ना। प्राइमरी फॉलिकल में कब कन्वर्ट होता है? प्राइमरी फॉलिकल में तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ पवर्टी, जिस टाइम पे 60 से 80,000 ओगोनिया यानी कि प्राइमरी oocyte उस फॉलिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स आप लोग देख पा रहे होंगे, टर्सरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम आते आते यानी कि 13 से 14 साल आते आते उसमें कितना ओगोनिया पाया जाता है या कितना फॉलिकल्स पाया जाता है? सिंपल सा, आप फॉलिकल्स का काउंट करें चाहे ओगोनिया का काउंट करें, एक ही बात है, क्योंकि जितना फॉलिकल्स के अंदर ही ओगोनिया पाया जाता है ना। और ओगोनिया को ही प्राइमरी oocyte बोला जाता है, फिर उसी को सेकेंडरी oocyte बोलेंगे जब डेवलपमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पवर्टी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं, है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और उन फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte पाया जाता है। उसमें से कोई एक, जैसा कि हम लोग को पता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे एंटेरियर पिट्यूटरी से फीमेल में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है स्टूडेंट्स, है ना। सेक्सुअल मैच्योर हो जाती है फीमेल तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ही, उसी हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से ही क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स हैं उनमें से कोई एक आगे का प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि तकरीबन 13 साल तक, है ना, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक ओगोनिया तो ओवरी में प्रेजेंट था, परंतु वो पार्टिसिपेट नहीं ले रही थी मेंसेस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं ले रही थी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही होता है 13 से 14 साल में ह्यूमन फीमेल में। जब 13 से 14 साल में स्टार्ट होता है, क्या 13 से 14 साल में स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही ओगोनिया, यही प्राइमरी oocyte या फिर यही प्राइमरी फॉलिकल्स, हाँ, यही तो रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं यही रिलीज होते हैं।
क्योंकि यही सेलेक्ट किए जाते हैं आगे की प्रक्रिया के लिए, है ना, ओवम बनाने के लिए। तो देखिए 60 से 80 हज़ार में कोई एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाता है, यानी कि प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है मेंसेस, और मेंसेस स्टार्ट होता है तो कोई एक 60,000 से 80,000 में कोई एक आगे पार्टिसिपेट लेगा मेंसेस में, यानी कि ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट लेगा, है ना स्टूडेंट्स। इसीलिए बोला जाता है कि, है ना, कि मैरिज को 20 से 25 के बीच में कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स? क्योंकि ओवरी में तकरीबन 60 से 80 हज़ार ओगोनिया प्रेजेंट्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना, और इस प्राइमरी फॉलिकल्स में ओगोनिया प्रेजेंट्स है। तो बात एक ही है। तो 60 से 80 हज़ार यदि प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है तो यही, है ना, यही 14th के एज में भी यहीं से पिक किया जाता है, 15 के एज में भी यही से पिक किया जाता है। जब फीमेल 20 के एज में होती है तो यही ओगोनिया पिक किया जाता है, 30 के एज में होती है तो यही ओगोनिया पिक किया जाता है, 36 के एज में होती है वो फीमेल तो यही ओगोनिया पिक किया जाता है, 45 की एज में होती है फीमेल तो यही ओगोनिया पिक किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो ओगोनिया है बन करके रखा हुआ है, आर यू गेटिंग, ये ओगोनिया बन करके रखा हुआ है, यही ओगोनिया अलग अलग एजेस में पिक किए जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। तो जो 14 मान लेते जो 21 ईयर के एज में जो ओगोनिया पिक किया जाएगा वो ज़्यादा हेल्दी होगा, परंतु जो 45 ईयर के एज में ओगोनिया पिक किया जाएगा वो कहीं ना कहीं एजेड हो चुका होगा, बूढ़ा हो चुका होगा। यानी कि अगर वो ओगोनिया आगे जाकर के बेबी बनाने में मदद करती है तो कहीं ना कहीं उस ओगोनिया में प्रॉब्लम्स, है ना, उस ओगोनिया में डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन हो जाएगा बेबी का, बेबी एबनॉर्मल जन्म ले सकता है क्योंकि वो ओगोनिया कहीं ना कहीं बूढ़ा हो चुका था, 45 साल की उम्र में उसे पिक किया गया था, जबकि वो बन तो पहले ही गया था लेकिन एजेड लेट से उसे पिक किया गया, जिसकी वजह से आगे जा कर के बेबी का माल फॉर्मेशन हो सकता है, डिफॉर्मेशन हो सकता है, वो बेबी, है ना कहीं डिजीज़ लेकर के बर्थ लेगा, समझ रहे हैं, डिजीज़ कंडीशन में बर्थ लेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 20 से 25 के एज में मैरिज कर लेना चाहिए ताकि आपका जो बेबी हो वो हेल्दी जन्म ले। तो हमने देख लिया कि FSH के इन्फ्लुएंस में कोई एक पिक किया गया 60 से 80 हज़ार ओगोनिया में से। अब आगे वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और टर्सरी फॉलिकल तक आते आते, है ना, ये प्राइमरी ओसाइट में रहता है। देख रहे होंगे आप अंदर, देखिए ये आपको बगल में जो कॉर्नर में दिख रहा है छोटे छोटे सेल्स जो आपको दिख रहे हैं, देखिए जितने भी आपको छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, है ना। ये फॉलिकल का निर्माण कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बना रहे हैं कहीं ना कहीं। और वही जो पेन से मैंने जो 2N लिखा हुआ देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ओसाइट है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट पाया जाता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट पाया जाता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है। परंतु टर्सरी फॉलिकल में जो ओसाइट पाया जाता है वो सेकेंडरी ओसाइट पाया जाता है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ ग्राफियन फॉलिकल में जो ओसाइट पाया जाता है वो भी सेकेंडरी ओसाइट पाया जाता है, ओके। और फिर आप लोग देख पा रहे होंगे अंतर क्या है, तो आगे अभी नोट्स में देखेंगे कि अंतर क्या है इन सारे फॉलिकल्स में, है ना, थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे कि अंतर क्या है। देखिए टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में तो अंतर आपको साफ साफ दिख रहा है कि टर्सरी फॉलिकल में जो एंट्रम है, यानी कि जो एंट्रम क्या मतलब, एंट्रम का मतलब ये कि कैविटी बन जाता है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। तो जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक कैविटी बन जाता है, गैप बन जाता है, उसी को एंट्रम बोलते हैं, उसी को कैविटी बोलते हैं। तो वो जो गैप है, ये जो आप देख पा रहे होंगे जो गैप है, देखिए ग्राफियन फॉलिकल में बड़ा हो चुका है, टर्सरी फॉलिकल में वो जो गैप था ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में जो कि एंट्रम बना रहा था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो कहीं ना कहीं ग्राफियन फॉलिकल में बड़ा हो चुका है। तो यही अंतर है टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल्स में। और प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या अंतर है स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर है कि प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स जो कि प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर होते हैं, वो एक सिंगल लेयर में होते हैं। परंतु वही जब सेकेंडरी फॉलिकल होता है तो सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में जो प्राइमरी ओसाइट हैं उसके बगल में जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो मल्टी लेयर्ड के हो जाता है। बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है।
प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स का ही अंतर है ना स्टूडेंट्स। कि प्राइमरी oocyte में ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, वहीं सेकेंडरी oocyte में ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो मल्टी लेयर में पाए जाते हैं। देखिए मल्टी लेयर में पाए गए हैं। वही टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में ये अंतर है कि टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट होकर के सेकेंडरी oocyte में बदल चुका है, और साथ ही साथ एंट्रम का फॉर्मेशन हो चुका है। वो जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। देखिए कितने सारे है ना, और ज़्यादा मल्टी लेयर्ड हो चुके हैं, और साथ ही साथ एंट्रम का फॉर्मेशन होने लगता है जो कि टर्सरी फॉलिकल में हो चुका है, और वही एंट्रम और ज़्यादा अधिक बड़ा होकर के ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे दिखा रखा है डॉट डॉट करके, आपको देखिए ये जो आपको यहाँ डबल लेयर दिख रहा होगा और वहाँ सिंगल लेयर दिख रहा होगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल में ही थीका का बनना स्टार्ट हो जाता है ना। आगे नोट्स में मिलेगा आपको कि सेकेंडरी फॉलिकल में थीका का बनना स्टार्ट हो जाता है, और वही थीका दो पार्ट में, वही सेकेंडरी फॉलिकल में का जो थीका है जब टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। देखिए जो कि टर्सरी फॉलिकल में ही पाया जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल में भी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, और साथ ही साथ जोना पेलुसिदा को भी आप लोग देख सकते हैं। जोना पेलुसिदा प्राइमरी oocyte में ही बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि प्राइमरी oocyte के बाहर, ओके, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल में जोना पेलुसिदा पाया जाता है, लेकिन वो विजिबल कब होता है स्टूडेंट्स, तो अच्छे तरीके से विजिबल वो कब होता है, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में आपको जोना पेलुसिदा का है ना, जोना पेलुसिदा का जो लेयर है वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स फाइनली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है फीमेल में, वो पीक पे जाएगा तो ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ करके बाहर आ जाएगा, इसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है। और यही सेकेंडरी oocyte को तो ओवम बोल रहे हैं हम लोग, है ना, यही सेकेंडरी oocyte ओवम बनता है फाइनली जा करके, और फाइनली ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होता है और जायगोट बनता है। तो देखिए सेकेंडरी oocyte रिलीज कहाँ हुआ स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब में, है ना, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है स्टूडेंट्स, है ना, फैलोपियन ट्यूब में। इन oocyte म्यूसिस अरेस्ट इन मेटाफेज 2। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, क्या कि बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं ह्यूमन फीमेल के ओवरी में, वो फॉलिकल्स आगे अपना स्टेज क्यों नहीं बढ़ा पाते, यानी कि वो जो फॉलिकल्स हैं वो मेंसेस क्यों नहीं करवा पाते। इसलिए नहीं करवा पाते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये अरेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ना, अरेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं। कहाँ, तो मेटाफेज, जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट में, ओके स्टूडेंट्स, प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट होते हैं। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक में प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में, म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होता है, ओके स्टूडेंट्स। और फिर ओव्यूलेशन के ठीक 24 से 36 घंटे पहले, ओव्यूलेशन से ठीक 24 से 36 घंटे पहले उसका म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे ही म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद, है ना, और म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, तो हुआ इसमें क्या, तो हुआ इसमें ये कि जो प्राइमरी oocyte था उसमें म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो एक पोलर बॉडी बना, राइट, एक पोलर बॉडी बना और एक सेकेंडरी oocyte बना, और यही सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो रहा है ओव्यूलेशन के टाइम पे, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन म्यूसिस 2 फिर कंप्लीट नहीं किया जाता है, म्यूसिस 2 पे वापस ये जो सेकेंडरी oocyte है फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है ना, कि नहीं हम आपको आगे फिर से बढ़ने नहीं देंगे। क्यों नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये जो सेकेंडरी oocyte है वापस से म्यूसिस सेकेंड में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन oocyte म्यूसिस अरेस्ट इन मेटाफेज 2, फिर से मेटाफेज 2 में रोक दिया जाता है। अब क्या दिक्कत हुआ स्टूडेंट्स, अब दिक्कत ये हुआ स्टूडेंट्स कि नेचर ने ये प्रक्रिया बनाई है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना मेटाफेज 2 तभी कंप्लीट करेगा जब स्पर्म का सेंट्रियोल इसमें जाएगा। अगर स्पर्म का सेंट्रियोल इसमें नहीं गया तो ये अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट नहीं करेगा और प्रॉपरली फुल्ली ये ओवम नहीं बनेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैच्योर ओवम बनने के लिए भी सेंट्रियोल जो कि स्पर्म का है, स्पर्म के पास है, उसकी ज़रूरत होती है। अगर स्पर्म आ करके इस सेकेंडरी oocyte जो कि फैलोपियन ट्यूब में है ना, फैलोपियन ट्यूब में
इंतजार कर रहा है, ये सेकेंडरी oocyte इंतजार कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म आ जाए। जैसे ही स्पर्म इससे फर्टिलाइज करेगा उसके बाद जायगोट बन जाएगा और जायगोट में ही ये कन्वर्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या, जायगोट होने से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा म्योसिस टू कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही म्योसिस टू कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये कि सेकेंडरी oocyte जो है वो ऊटिड में कन्वर्ट होगा, ओवम में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा, जो कि oogenesis में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया ओव्यूलेशन का बात। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, आप में से अगर कई लोगों को ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो चलिए थोड़ा इसको मजाकिया वे में मैं आपको अभी समझाता हूँ। ओके, तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक फीमेल होती है ना, तो अपने ससुराल में पल बढ़ रही होती है, मायके का इन्वायरमेंट होता है, तो मायके का इन्वायरमेंट एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फीमेल पल रही है इसको आप लोग कंपेरिजन कीजिए कि ये क्या है, oocyte है, प्राइमरी oocyte है। ओके, ये प्राइमरी oocyte है स्टूडेंट्स, है ना, सेकेंडरी oocyte है। तो ये मायके में पल बढ़ रही है। ओके, और इसके आसपास क्या है, इसके फैमिली वाले हैं, है ना, जो कि इसका टेक केयर करता है। और ये फैमिली वाला कौन है, तो ये फैमिली वाला आप लोग विजुअलाइज कर लीजिए कि ये फैमिली वाला ग्रेनुलोसा सेल्स है ना। सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, इसके चारों और जो छोटे छोटे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये इसके फैमिली वाले हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो फाइनली जब, है ना, जब मान के चलिए उस फीमेल की शादी हो रही होती है ना, तो जब शादी हो रही होती है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे समझिए कि जब उस फीमेल की शादी हो रही होती है तो उस फीमेल को अपना मायका छोड़ करके जाना पड़ता है ना स्टूडेंट्स। तो यानी कि मायका छोड़ करके जाना पड़ता है, इसका क्या मतलब कि ओव्यूलेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, ओव्यूलेशन हो रहा है। सेकेंडरी oocyte को छोड़ के जाना पड़ता है ओवरी से, है ना, सेकेंडरी oocyte को ग्रेनुलोसा सेल्स को छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte किसके अंदर है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। और ग्राफिन फॉलिकल कैसे बना है, छोटे छोटे ग्रेनुलोसा सेल्स से, यानी कि ये है सेकेंडरी oocyte, साइड में ग्रेनुलोसा सेल्स है। तो इस फीमेल को छोड़ करके जाना पड़ेगा अपने मायके को, है ना, अपने पिया जी के घर जाना पड़ेगा। इज इट राइट। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से और ग्रेनुलोसा सेल्स को छोड़ देता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि मायके जब जाना होता है उस फीमेल को तो एक दो, है ना, उसके जो भाई बहन होते हैं वो भी उसके साथ जाते हैं। तो आप यहाँ पे विजुअलाइज कीजिए कि सेकेंडरी oocyte जो आपको दिख रहा है और छोटे छोटे ग्रेनुलोसा सेल्स 2, 4, 5 दिख रहे होते हैं, है ना, यही उसके मायके के कुछ लोग हैं, ताकि नए इन्वायरमेंट में इसको बुरा ना लगे, है ना, इस सेकेंडरी oocyte को नए इन्वायरमेंट में बुरा ना लगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये सेकेंडरी oocyte, है ना, सेकेंडरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स क्या हैं आसपास में, एक फनी वे में था ये, है ना। तो सेकेंडरी oocyte चलिए ओव्यूलेशन में रिलीज हो गया। अब जो ग्राफिन फॉलिकल के छोटे छोटे जो पार्ट्स थे, बचे हुए जो रिमिनेंट पार्ट्स थे, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही कॉर्पस ल्यूटियम, देखिए, ल्यूटिन प्रोटीन उसमें इकट्ठा होता है जो कि इंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है, रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि यूट्राइन लाइनिंग को, यूट्रस के लाइनिंग को, इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है स्टूडेंट्स, है ना। और साथ ही साथ इनहिबिन नाम के एक हार्मोन को भी रिलीज करता है, ताकि टू चेक FSH, है ना, इनहिबिन रिलीज कर देता है ताकि नया फॉलिकुलर, है ना, ताकि FSH वापस से जाकर के वापस से नया फॉलिकुलर का डेवलपमेंट स्टार्ट ना कर दे, है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी तो यहाँ पे है ना स्पर्म और ओवम का मिलना बचा हुआ है। तो स्पर्म और ओवम का मिलना बचा हुआ है, ये ओवम मतलब ये सेकेंडरी oocyte, जब ये सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम स्पर्म से मिलेगा, उस टाइम पे नया फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट क्यों करवाना है, यस और नो, क्यों करवाना है, तक इसीलिए कुछ देर के लिए उसको रोक करके रखना है जब तक मेंसेस ना आ जाए। मेंसेस हो जाता है उसके बाद वापस से नया फॉलिकुलर का डेवलपमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से ये प्रोसेस तो होते रहता है हर मंथ में, है ना। चलिए, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम यही मेंटेन करके रखता है यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाले लाइनिंग को, ताकि फर्टिलाइजेशन होगा तो बेबी यहीं पे इम्प्लांट होगा। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्रॉप होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाता है और कॉर्पस अल्बाइकन्स में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है तो ओव्यूलेशन से पहले कौन मेंटेन करवा रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम तो ओव्यूलेशन के बाद बना, 14th डे पे बना, है कि नहीं, 14th डे पे बना। तो उससे पहले कौन मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम लाइनिंग को? तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफिन फॉलिकल रिलीज कर रहे थे एस्ट्रोजेन, और ये एस्ट्रोजेन कहीं ना कहीं यूट्रस के लाइनिंग को
क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, है ना। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे ही, है ना, जैसे ही मतलब कहने का 60,000 में 60,000 से 80,000 उगोनिया थे या प्राइमरी फॉलिकल थे, उनमें से एक का चयन हुआ कि जाइए अब आपको ओवम बनना है और फर्टिलाइज करना है स्पर्म के साथ। उसी के साथ ही साथ यूट्रस में भी तैयारियां स्टार्ट हो गई, है ना। यूट्रस में तैयारियां स्टार्ट हो गई, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक होना स्टार्ट हो गई, दो दो जगह पे काम होना स्टार्ट हो जाता है, ओवरी में भी और यूट्रस में भी। क्योंकि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है, स्पर्म ओवम बनेगा, फिर जो जायगोट है इसको आना यूट्रस में ही है, तो यूट्रस में ही आना है, तो यूट्रस में प्रिपरेशन भी तो करना है, तैयारी भी तो करना है। और ये तैयारी कहीं ना कहीं हार्मोन्स के थ्रू होता है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक होता है एस्ट्रोजन के थ्रू, और ये एस्ट्रोजन लगातार प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल निकाल रहे होते हैं एस्ट्रोजन को, जिसकी वजह से इंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस में लगातार बढ़ रहा होता है, ठीक हो रहा होता है। और उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल के बाद इसका मोर्चा कौन संभालता है, इसका मोर्चा संभाल लेता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, वो फिर एस्ट्रोजन निकालने लगता है, प्रोजेस्टेरोन निकालने लगता है, और फिर आगे जा कर के वो फिर इंडोमेट्रियम लाइनिंग को संभालता है और ठीक कर देता है ना। परंतु यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ तो यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो तैयारी हुई है ताकि बच्चा वहाँ पे इम्प्लांट हो सके, तो जो तैयारियाँ करके रखी गई थी वो सारा खराब हो जाता है ना। तो सारा इंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट टूट करके मेंसेस के थ्रू बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग को अच्छे सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इजी एक्सप्लेनेशन देने की, है ना। चलिए अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग देख लीजिए, मतलब कि जो भी मैंने बताया है उसको आप इजी अब समझ पाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए प्राइमरी फॉलिकल जैसा कि मैंने बताया प्यूबर्टी के टाइम पे 60 से 80,000 के आसपास बचता है। तो स्टूडेंट्स राइटिंग से ज़्यादा, है ना, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है प्यूबर्टी के टाइम पे ओवरी में कितना बचा होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स 60 से 80,000 बचा होता है, और इसी प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी ओसाइट्स पाए जाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या अंतर है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट कब होता है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है फीमेल में, तब जाकर के प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो आगे, है ना, मेंसेस में पार्टिसिपेट लेता है। एक सेलेक्ट किया जाता है इस प्राइमरी फॉलिकल को ताकि आप जाइए, है ना, और सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन ये वगैरह, और फिर फाइनली ओवम का निर्माण होता है। यानी कि ओवम बनने के लिए प्राइमरी फॉलिकल को क्या किया जाता है, रेडी कर दिया जाता है कि आप लोग जा सकते हैं। तो ये कब जाता है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब निकलता है तभी ये जाता है। तभी तो 12 है ना, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक में आखिर क्यों प्राइमरी फॉलिकल ओवम नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता ही नहीं है। फीमेल में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तब निकलता है कब, प्यूबर्टी के टाइम पे। इसीलिए प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने ये जहाँ एरो दिया हुआ है कि FSH एट प्यूबर्टी पे निकलता है तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है। प्राइमरी फॉलिकल 60 से 80,000 प्यूबर्टी में होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में क्या अंतर होता है, तो एक प्राइमरी ओसाइट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, है ना, प्राइमरी ओसाइट होता है, और ये प्राइमरी ओसाइट कहीं ना कहीं अरेस्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक में जो प्राइमरी ओसाइट है वो ये कहाँ अरेस्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, म्यूसिस अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट फ्रॉम बर्थ अप टू प्यूबर्टी। ओके, और ये म्यूसिस फर्स्ट, जो कि म्यूसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट है, ये म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है, तो ओव्यूलेशन के 24 से 36 घंटे पहले म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनता है, और फर्स्ट पॉलर बॉडी बनता है जो कि ओजेनेसिस में हम लोग देखते हैं। और इसे प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स पाए जाते हैं ना, ये प्राइमरी ओसाइट है तो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स पाए जाते हैं। यही पहचानने का नियम है प्राइमरी फॉलिकल्स को। अब चलिए देखते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स प्राइमरी फॉलिकल्स से ही सेकेंडरी फॉलिकल्स बना है। ओके, प्राइमरी फॉलिकल से ही सेकेंडरी फॉलिकल्स बना है, और सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट ही पाया जाता है। ओके, और प्राइमरी ओसाइट ये भी क्या होता है, अरेस्ट म्यूसिस स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स जैसा ही प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल आता है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में प्रेजेंट प्राइमरी ओसाइट जो कि अब तक में अरेस्ट था,
म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट था, वो स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है, देखिए लिखा अरेस्ट म्यूसिस स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे आने पे जो अब तक 13 साल से अरेस्ट था, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक में अरेस्ट था, म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट पाया जाता है, और वो प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो मल्टी लेयर के पाए जाते हैं। यही अंतर है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कोई अंतर ज़्यादा खास नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स का सिंगल लेयर पाया जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर ये मल्टी लेयर के पाए जाते हैं। और साथ ही साथ थीका भी प्रेजेंट होता है। थीका एक लेयर होता है ना, जो कि प्रेजेंट होता है प्राइमरी ओसाइट के बाहर। तो चलिए, तो अब सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, टर्सरी फॉलिकल्स में। और साथ ही साथ सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल्स में तो कन्वर्ट हुआ ही, और साथ ही साथ सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो प्रेजेंट है कौन, प्राइमरी oocyte, वो भी कन्वर्ट होगा किस में, सेकेंडरी oocyte में। चलिए, तो अब टर्सरी फॉलिकल्स में आते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ टर्सरी फॉलिकल में। तो टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte पाया जाता है, और प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte पाया जाता है। तो अभी टर्सरी फॉलिकल की बात करते हैं। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। म्यूसिस फर्स्ट कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ, तो जो प्राइमरी oocyte था है ना, वो कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी oocyte में और एक पोलर बॉडी में, है कि नहीं। और ये कब होता है, ओव्यूलेशन जो कि 14th डे पे होता है, उसके 14th डे किसका, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, उसका 14th डे का मैं बात कर रहा हूँ। तो 14th डे के प्रायर टू 36 to 48 आवर्स म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट ऑफ ओव्यूलेशन, है ना, यानी कि 36 से 48 आवर ओव्यूलेशन के पहले, 36 से 48 आवर पहले ये आपका कंप्लीट हो जाता है। कौन, oocyte, है ना। प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण कर देता है, यानी कि म्यूसिस फर्स्ट फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, और क्या अंतर देखने को मिलता है हमको टर्सरी फॉलिकल में, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फील्ड कैविटी, दैट इज एंट्रम। बिल्कुल स्टूडेंट्स, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में यही तो अंतर है, एंट्रम का अंतर है ना। एंट्रम क्या है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में छोटे छोटे गैप्स पाए जाते हैं जिसमें फ्लूइड पाए गए हैं, है ना, जो फ्लूइड होते हैं उसी को एंट्रम बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फील्ड कैविटी, दैट इज एंट्रम। और साथ ही साथ थीका जो होते हैं, थीका लेयर, है ना, सेकेंडरी फॉलिकल में जो थीका लेयर पाए जा रहे थे, वो थीका लेयर दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ओके, चलिए, तो देख ले, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ स्टूडेंट्स की oogenesis में साथ साथ आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। oogenesis कुछ नहीं है, फॉलिकुलोजेनेसिस और oogenesis एक साथ चलता है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि टर्सरी फॉलिकल में हम लोगों ने देख लिया कि सेकेंडरी oocyte बन चुका है हमारा, म्यूसिस फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी यही नहीं रुकता है, म्यूसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, म्यूसिस सेकेंड, है ना। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, म्यूसिस सेकेंड। लेकिन म्यूसिस सेकेंड इतनी आसानी से नहीं होता स्टूडेंट्स। म्यूसिस सेकेंड के मेटाफेज के स्टेज में ही इसको रोक दिया जाता है, अभी आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। क्यों, सेकेंडरी oocyte तो आ चुका है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन फिर भी अभी ये फाइनली अपना म्यूसिस टू कंप्लीट क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी इसमें सेंट्रियोल नहीं है। और ये सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, सेंट्रियोल स्पर्म में पाया जाता है, स्पर्म के नेक में। स्पर्म के जैसा ही स्पर्म फर्टिलाइज होगा इसमें, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, तब सेंट्रियोल की एंट्री होगी सेकेंडरी oocyte में। और जैसे सेंट्रियोल की एंट्री होगी सेकेंडरी oocyte में, तब जा करके इसका म्यूसिस टू कंप्लीट होगा, तब जा करके ये क्या होगा, है ना, तब जा करके फाइनली ये मैच्योर ओवम बन पाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है ना वो बहुत छोटी होती है ना, छोटा होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा होता है क्योंकि मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म होता है ना, प्राइमरी oocyte दो भागों में बैठता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो मैक्सिमम जो प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेकेंडरी oocyte ले लेता है, इसी वजह से फर्स्ट पोलर बॉडी बेचारा छोटा हो जाता है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी फाइनली जाकर के डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है वैसे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि सेकेंडरी oocyte जो है ना, अरेस्ट होता है। सेकेंडरी oocyte का म्यूसिस टू भी कंप्लीट नहीं होता है, म्यूसिस टू अरेस्ट इन मेटाफेज 2, आप लोग देख पा रहे होंगे, अरेस्ट है अभी भी, है ना,
क्यों अरेस्ट है बता चुका हूँ मैं। तो ग्राफियन फॉलिकल के बारे में बात करें तो टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बना है। अंतर बस यही है कि एंट्रम बड़ा हो जाता है ना। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स के डिजेनरेशन से बनी है, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी बड़ी हो जाती है, इंक्रीज साइज ऑफ एंट्रम, और साथ ही साथ जो फॉलिकल्स होता है वो भी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद और क्या देखने को मिलता है हमको ग्राफियन फॉलिकल में, फॉर्मेशन ऑफ जोना पैलुसिडा अराउंड सेकेंडरी ओसाइट, है ना। सेकेंडरी ओसाइट में जोना पैलुसिडा का फॉर्मेशन तो प्राइमरी फॉलिकल में ही बनना स्टार्ट हो चुका था, परंतु तो विजिबल अच्छे से हो पाता है कब, ग्राफियन फॉलिकल में जोना पैलुसिडा, है ना, अच्छे से विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। वही जब हम ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि जोना पैलुसिडा आउटर लेयर है ना। सेकेंडरी जो ओवम का बाहर का जो लेयर है जोना पैलुसिडा वही है, वही लेयर ये है जो कि ग्राफियन फॉलिकल में हम लोग देख पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ग्राफियन फॉलिकल्स। इसके बाद अब क्या होगा, अब बारी है ओव्यूलेशन की। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल रप्चर करता है, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ फोड़ करके सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है फैलोपियन ट्यूब में, और यही सेकेंडरी oocyte ही अब वेट कर रहा होता है अपने पिया जी का, स्पर्म का वेट कर रहा होता है ना। क्योंकि स्पर्म आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो जायगोट बनेगा, तभी तो बेबी बनेगी, है ना। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखिएगा यूट्रस में भी तैयारी चल रही है उधर प्रॉपर, है ना। हार्मोन्स के इन्फ्लुएंसेस में यूट्रस में भी इंडोमेट्रियम लाइनिंग लगातार ठीक हो रही है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बता दिया था, ग्राफियन फॉलिकल के बाद किसका स्टेज आता है, कॉर्पस ल्यूटियम का स्टेज आता है ना। टूटा फूटा पार्ट जो कि ग्राफियन फॉलिकल का बच जाता है, रिमिनेंट पार्ट, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ल्यूटिन प्रोटीन की वजह से वो पीला पीला पार्ट बन जाता है, और वो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत काम का है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है वो, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा होता है, साथ ही साथ एस्ट्रोजेन को भी रिलीज कर रहा होता है, एस्ट्रोजेन को, है ना, एस्ट्रोजेन को, और साथ ही साथ इनिबिन को भी रिलीज करता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि यदि फैट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के आगे क्या भविष्य है, तो यदि फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है, यस, है ना, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, मान लेते हैं सेकेंडरी oocyte स्पर्म से मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर क्या होगा, इम्प्लांट होगा और ह्यूमन बेबी का निर्माण होगा, ये 9 मंथ तक, है ना। तो मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन चलिए हो गया, उस टाइम पे फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके बाद इस कॉर्पस ल्यूटियम को 9 महीने तक जरूरत, इस कॉर्पस ल्यूटियम का फिर आगे जाकर के 9 महीने तक, बच्चे का निर्माण 9 महीने तक होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीने तक इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, है ना। तो इसको स्टेबल किया जाएगा, समझ रहे हैं, ये डिजेनरेट नहीं होगा, इसे स्टेबल किया जाएगा, ये बचा रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम बिकम स्टेबल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ, है ना। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि इसको स्टेबल किए हुए है, किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट होने से बचा रहा है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बेबी जो होता है उसमें प्लासेंटा पाया जाता है ना स्टूडेंट्स, और उस प्लासेंटा से क्या निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। कहीं ना कहीं वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो इस कॉर्पस ल्यूटियम को स्टेबल कर रहा होता है कि भाई तू स्टेबल रहे, तू डिजेनरेट मत हो। क्यों क्यों डिजेनरेट नहीं होगा ये, इसलिए क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी वाला हार्मोन निकाल रहा है, क्या, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या है, थिकनेस बरकरार है। साथ ही साथ इसी इंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही तो ये जो बच्चा है आपका वो इम्प्लांट है ना, फीटस जो है, एम्ब्रायो जो है, इसी में तो इम्प्लांट है। यदि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम कमज़ोर पड़ गया, कहीं ना कहीं इंडोमेट्रियम लाइनिंग कमज़ोर पड़ जाएगी, और इंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस का यदि कमज़ोर पड़ गया तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी कि एबॉर्शन हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है वो जन्म से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमन बेबी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो समझिए कॉर्पस ल्यूटियम का कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम बिकम स्टेबल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, है ना। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, और बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ट्रोफोब्लास्ट कुछ नहीं है ना, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका 2 लेयर पाया जाता है। पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, आगे मैं इसको और अच्छे डिटेल में बताऊंगा, है ना। चलिए आगे ही बताते हैं अभी, है ना, आगे मैं बताने वाला हूँ, आगे पढ़ेंगे तो, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार में बताएंगे तो दिमाग में नहीं जाएगा आपके,
चलिए अब मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर मेंसेस होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। आपका जो सेकेंडरी oocyte है बेचारा चुपचाप मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग, और क्या होगा? ये जो इंडोमेट्रियम लाइन का थिकनेस टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बेचारा टूट गया है, कमजोर पड़ चुका है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्रॉप हो चुका है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग आफ्टर 9 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन। सोचिए, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो 9 month तक, नहीं हुआ तो 9 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल्स, और वो फाइनली कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो बच्चे लोग एक बार आप लोग ये इस फिगर को देख लीजिए, है ना, सब समझ में आ रहा होगा। प्रिमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल आपका फिर फाइनली मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। बाकी आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, है ना। मैं 2 बार अभी तक रिपीट कर चुका हूँ, तो मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को सब समझ में आ चुका है। तो बच्चे लोग अब आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे, है ना, oogenesis फॉलिकुलर डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ दिखाए गए हैं, जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम लोग जल्दी से फटाक से 10 मिनट के अंदर में oogenesis को समझ लेते हैं, फिर ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। तो ये तो आपको फॉलिकुलर डेवलपमेंट समझ में आ गया। oogenesis की बात करते हैं, तो oogenesis कुछ भी नहीं है ना। फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ही तो oogenesis चल रहा था, कुछ नया थोड़ी है ये। oogenesis में अब तक में क्या हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए विजुलाइज कीजिए, जैसा कि मैंने आप लोग कहा कि प्यूबर्टी के टाइम पे 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि 60 से 80 हज़ार प्राइमरी oocyte भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल में ही तो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर, है ना। तो प्राइमरी oocyte पाए जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग देखिए क्या होता है, लगातार जो उगोनिया, जैसा कि आप लोग को पता है कि बर्ड्स, ह्यूमन फीमेल के ओवरी में बर्ड्स से पहले ही बहुत सारे उगोनिया बन जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में 6 से 7 मिलियन बन गए थे, 6 से 7 मिलियन उगोनिया। जब फिर उसके बाद वो जो ह्यूमन बेबी जब जन्म लेगी तो उसके ओवरी में 2 मिलियन के आसपास बचेगा, प्यूबर्टी तक 60 से 80 हज़ार बचेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, oogenesis में लगातार उगोनिया जो है लगातार माइटोसिस डिवीजन करके जो मल्टीप्लाई कर रही होती है ना, 6 से 7 मिलियन तक बना, यही इसी को तो oogenesis कह रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई नया थोड़ी है। तो उगोनिया में बनता है, उगोनिया में, है ना, उगोनिया में कन्वर्ट होता है, इसी को oogenesis ही तो कहते हैं, जो कि किसके थ्रू होता है? आप देख पा रहे होंगे, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, है ना स्टूडेंट्स। तो एक उगोनियम है जिसे सिंगुलर उगोनियम होता है और प्लूरल उगोनिया होता है। तो उगोनिया समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि उगोनियम जो है बहुत सारे उगोनिया को बनाया माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, उसके बाद उसमें से कोई एक उगोनिया को पिक किया जाता है। 60 से 80 हज़ार प्यूबर्टी के टाइम पे 60 से 80 हज़ार उगोनिया प्रेजेंट है ओवरी में, एक को पिक किया गया, है ना, कि चलिए बाबू अब आपको बनना है क्या, सेकेंडरी oocyte बनना है। तो एक को पिक किया गया, फिर उसका साइज बढ़ता है ना, उस उगोनिया का साइज बढ़ता है, और उस उगोनिया का साइज बढ़ता है तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो उगोनिया प्राइमरी oocyte बन जाती है ना। फिर प्राइमरी oocyte में क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट होता है, और म्यूसिस फर्स्ट होता है तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलता है, सेकेंडरी oocyte में, और फिर एक फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। फिर क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte में म्यूसिस सेकेंड होता है, और फिर से सेकेंडरी oocyte में जब म्यूसिस सेकेंड होता है तो ऊटिड का निर्माण होता है, मैच्योर ओवम का निर्माण होता है, और फिर सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। सो सिंपल, दिस इज कॉल्ड oogenesis। चलिए अभी मैं आपको नोट्स में समझाता हूँ, है ना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, कि उगोनियम है, फिर प्राइमरी oocyte है ना। बिफोर बर्थ प्राइमरी oocyte होता है, फिर प्राइमरी oocyte म्यूसिस फर्स्ट अरेस्ट होता है कहीं ना कहीं, तो म्यूसिस फर्स्ट अरेस्ट होता है कहाँ पे, तो प्रोफेस फर्स्ट में, है ना। फिर प्राइमरी oocyte जो है म्यूसिस फर्स्ट करवाता है, फिर म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, अरेस्ट होने के बाद म्यूसिस फर्स्ट ओव्यूलेशन से पहले म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और सेकेंड पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना। फिर इस सेकेंडरी oocyte में फिर से म्यूसिस सेकेंड होता है
है ना। लेकिन सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 में। आप लोग रिलेट कीजिए जो मैंने पिछली बातें बोला है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो भी अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 में। फिर उसका मेटाफेज 2 पूरा होता है और सेकेंड पोलर बॉडी और क्या, सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटिड, जाइगोट नहीं होता स्टूडेंट्स, ऊटिड होता है जो कि ओवम होता है ना, कहीं ना कहीं इसका निर्माण होता है। चलिए अभी मैं अभी नोट्स में आपको दिखाता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, है ना, कि 2 मंथ जब होता है 6 to 8 वीक्स तो स्टार्ट होता है oogenesis। oogenesis स्टार्ट हुआ, है ना, आराम से समझिए। oogenesis स्टार्ट हुआ जब एक बच्चा जब एक ह्यूमन फीमेल अपनी माँ के गर्भ में थी, तो जब 2nd मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड चल रहा था तभी oogenesis स्टार्ट हो चुका था, है ना। तो 2nd मंथ में स्टार्ट हुआ और 5 मंथ आते आते यानी कि 20 वीक आते आते उस फीमेल के ओवरी में 6 से 7 मिलियन ओगोनिया बन जाते हैं। उसके बाद डिवीज़न स्टॉप हो जाता है ना। 6 से 7 मिलियन बनने के बाद डिवीज़न स्टॉप हो जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो है ओगोनियम कई सारे ओगोनियों को बनाता है ना, ये देखिए कई सारे ओगोनियों को बनाता है। उसके बाद डिवीज़न स्टॉप हो जाता है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, डिवीज़न स्टॉप हो जाता है। फिर बर्थ होता है उस ह्यूमन फीमेल का। बर्थ के टाइम पे उसके ओवरी में, उस ह्यूमन फीमेल के ओवरी में 2 मिलियन के आसपास ओगोनिया प्रेजेंट रहते हैं। फिर फॉलिकुलर एट्रेसिया होता है, यानी कई सारे ओगोनिया जो 2 मिलियन है यानी कि 20 लाख है, डिजेनरेट करने लगते हैं। और डिजेनरेट करते करते 60 से 80 हज़ार प्यूबर्टी के टाइम पे ह्यूमन फीमेल के ओवरी में पाया जाता है। कितना ओगोनिया, 60 से 80 हज़ार, है ना, 60 से 80 हज़ार। देखिए यहाँ पे मैंने जो लकीर दिया वो बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन, उसके बाद फिर चाइल्डहुड 13 ईयर तक, है ना। तो प्यूबर्टी के टाइम पे 60 से 80 हज़ार। अच्छा, गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि उसी ओगोनिया में से एक को पिक किया गया जिसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं, जिसका साइज बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म अधिक होता है ना। बाकी के उसके बाद साइज बड़ा होता है। यही प्राइमरी oocyte किसके अंदर पाया जाता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, है ना स्टूडेंट्स। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में यही प्राइमरी oocyte पाया जाता है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी oocyte को बनने में तकरीबन 13 साल लग जाता है ना। प्राइमरी oocyte को बनने में तकरीबन 13 साल लग जाते हैं। देखिए, है ना, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक आने में 13 साल रहता है। तो 13 साल में कहीं ना कहीं ये आपका जो प्राइमरी oocyte है ना, वो अरेस्ट रहता है। प्राइमरी oocyte कहाँ अरेस्ट रहता है स्टूडेंट्स, कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है ना। 13 साल तक वो अरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि म्योसिस फर्स्ट उसका अरेस्ट रहता है। कहाँ? तो म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के और भी डीप में जाएगा तो लैप्टोटीन स्टेज में ये जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट रहता है ना, आगे नहीं बढ़ रहा होता है। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, तब जा करके प्राइमरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte ये कब हुआ, तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे हुआ। FSH की वजह से हुआ, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है ना, वरना ये नहीं होता, क्योंकि बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक अरेस्ट था ये प्राइमरी oocyte, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है, तो हमको पता है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और सेकेंडरी oocyte किसके किसके अंदर पाया जाता है, याद कीजिए, पढ़ाया है मैंने। टर्सरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte निकलता है। चलिए, अब सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट रहता है, बेचारा हर जगह अरेस्ट हो रहा है। सेकेंडरी oocyte भी गिरफ्तार रहता है। सेकेंडरी oocyte कहाँ अरेस्ट रहता है, तो मेटाफेज 2 के है ना, म्योसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट रहता है। अब बात करें कि सेकेंडरी oocyte अब कैसे आगे बढ़ाए इसके प्रोसेस को। तो जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है तो अपना सेंट्रियोल इस सेकेंडरी oocyte के अंदर डाल देता है, तब जाकर के सेकेंडरी oocyte का मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना, स्पर्म ने, है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्पर्म जो है ये जो मैं आपको दिखा रहा, स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज किया, और जैसे ही फर्टिलाइज किया तो सेंट्रियोल आया सेकेंडरी oocyte में, तब जा करके फाइनली मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है। और तब जा करके सेकेंडरी oocyte सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम या ऊटिड में कन्वर्ट होता है। बस दिस इज oogenesis।
कैसा लगा स्टूडेंट्स, मज़ा आया कि नहीं? देखिए, और यहाँ ध्यान दीजिए कि सेकंड पोलर बॉडी जो ये कब बनता है, तो फॉर्म आफ्टर इंटर ऑफ अ स्पर्म एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, उससे पहले सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। और स्टूडेंट्स, हम दोनों ने साथ मिलकर के इतनी मेहनत की है ना, तो चलिए एक बार एक क्विक रिवीजन में oogenesis का दे देता हूँ, ताकि जिनको डाउट होगा, जो जिनको क्लियर हो चुका वो जा सकते हैं, जिनको डाउट होगा वो तुरंत अभी एक बार रिकैप कर लेंगे। oogenesis, तो oogenesis में कुछ यूँ होता है ना, कि जब फीमेल का ओवरी जब एक फीमेल माँ के पेट में होती है, तो सेकंड मंथ के टाइम पे, सेकंड मंथ ऑफ गेस्टेशन, उगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है ना, उगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है। और तकरीबन फिफ्थ मंथ ऑफ गेस्टेशन के टाइम पे 6 से 7 मिलियन उगोनिया बनता है। 6 से 7 मिलियन उगोनिया में से भी बर्थ के टाइम आते आते ये डिजेनरेट हो जाता है। 6 से 7 मिलियन से सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन बचता है। उसके बाद ह्यूमन बेबी का जन्म होता है, उसके ओवरी में कितना उगोनिया पाया गया? 2 मिलियन। अब 2 मिलियन से लेकर के बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी के टाइम तक, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी के टाइम में कोई उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। 2 मिलियन उगोनिया से और क्या होता है? 2 मिलियन उगोनिया से आपका 2 मिलियन उगोनिया से 60 से 80 हज़ार, है ना, यानी कि 20 लाख, सॉरी हाँ 20 लाख उगोनिया से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के ओवरी में सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हज़ार उगोनिया ही प्यूबर्टी के टाइम पे बच पाते हैं, बाकी सब डिजेनरेट हो जाती है, जिसे फॉलिकुलर एट्रेसिया कहा जाता है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि उगोनिया जो लगातार एक उगोनिया है, कई सारे उगोनिया माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बना रहा था, है ना, इसी को तो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना, मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज जो कि oogenesis में हम लोग देखते हैं। उसके बाद वही इतने सारे उगोनियों में से एक पिक किया जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे, इसलिए क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, हाँ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्यूबर्टी के टाइम पे ही तो निकलता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही एक्ट किया, है ना, उगोनिया के ऊपर, एक उगोनिया को सेलेक्ट किया गया, है ना स्टूडेंट्स। एक उगोनिया जो है वो फाइनली क्या होता है? प्राइमरी oocyte में बदल जाता है, प्राइमरी oocyte में बदल जाता है, और प्राइमरी oocyte में बदल जाता है। फिर ये प्राइमरी oocyte, है ना, अच्छा ध्यान दीजिए कि प्राइमरी oocyte ये अरेस्ट था। आखिर क्यों बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक में ये उगोनिया प्राइमरी oocyte में क्यों नहीं बदला? 13 साल का वक्त लगा दिया बर्थ से लेकर के 13 ईयर तक प्यूबर्टी तक में, ये क्यों उगोनिया जो है प्राइमरी oocyte में क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अरेस्ट था। कहाँ अरेस्ट था स्टूडेंट? तो वो अरेस्ट था प्रोफेज फर्स्ट में, म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट था। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, तब जा कर के ये जो उगोनिया है वो प्राइमरी oocyte बनता है। और प्राइमरी oocyte फाइनली जा कर के, है ना, फाइनली जा कर के उसका जो वो अरेस्ट वाला स्टेज होता है वो कंप्लीट होता है जा कर के, और फिर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी में कंप्लीट होता है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट था, ये कंप्लीट कब हुआ? तो 14th डे, है ना, सॉरी 14th डे जो होता है, यानी ओव्यूलेशन के 36 से 48 घंटे पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, तो 36 से 48 घंटे पहले ये जा कर के मेटाफेज म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, यानी कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में बदल जाता है। उसके बाद ही यहाँ तक ही नहीं रुकता है। अब म्यूसिस सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte भी अभी अरेस्ट है फिर से। कहाँ? म्यूसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन म्यूसिस 2 में वापस अरेस्ट हो चुका है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो चुका है। फिर से क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, इसका जब स्पर्म का सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज करता है, तब जा करके इसका मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है, म्यूसिस 2 कंप्लीट होता है, और सेकेंडरी oocyte, है ना, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम में कन्वर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स oogenesis। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा, चाहे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना चाहें दैट्स योर गुड। आई होप यू एंजॉयड अलॉट, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।